अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसका यूनिट 8 हम अभी देखेंगे, जिसमें बात की गई है रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो इसमें हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पहले सीखी, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हमने देखी लास्ट यूनिट में। तो आज हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनाई जाती हैं। एक बिजनेस का जो कैश है उसका रिकॉर्डिंग, उसकी ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में जो भी आइटम हम दर्ज कर रहे होते हैं, चाहे हम उसके बदले में कैश पे कर रहे हों या कैश रिसीव कर रहे हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश, हम उस ट्रांजैक्शन को दर्ज कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी उधार पे सेल हों, क्रेडिट सेल्स हों, तो हम क्या करते थे, हम सेल्स की एंट्री कर दिया करते थे। हम ये नहीं देखते थे कि हमें कैश मिला है या नहीं मिला। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन ने कैश दे दिया है तो हम कैश डेबिट करते थे और सेल्स क्रेडिट। और अगर कैश नहीं दिया तो हम करते थे उस पर्सन का नाम मिस्टर ए, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब वो अमाउंट हमारी रिसीवेबल थी। अब ये जो एक बिज़नेस है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है बैलेंस शीट के अंदर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो दर्ज की गई हैं, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैश है। कैश है तो दर्ज कर ले, कैश नहीं भी और वो ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको दर्ज कर देते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए कैश की बहुत अहमियत होती है, तो एक सेपरेट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है कैश फ्लोज के लिए। कैश फ्लो की स्टेटमेंट बताती है कि बिजनेस के पास कैश की क्या पोजीशन है, और कैश क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे। अच्छा, इस यूनिट के हवाले से ये चीज़ आपको मैंने बतानी है कि जो यूनिट 8 है इसके अंदर सिर्फ एक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना सीखना है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कैश फ्लो रिपोर्टिंग की अगर हम बेसिक्स की बात करें तो अब उसमें यह है कि स्टेटमेंट ऑफ, पहले इसका नाम फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट होता था। ये इंग्लैंड में और यूएसए में इसको डेवलप किया जाता था, डिफरेंट पैटर्न्स थे। उसके बाद द प्रिपरेशन और सबमिशन ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज मच लेटर देन द फर्स्ट इशुएंस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती थी। अलबत्ता उसमें होता ये था कि उस वक्त नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को दर्ज ही नहीं किया जाता था। कैश बेस्ड जितनी ट्रांजैक्शंस उनको दर्ज किया जाता था। उसके बाद अर्ली 19वीं सेंचुरी में 4 कंसेप्चुअली डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं उनको डेवलप किया जाता था। जैसे मिसाल के तौर पे एक स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो उसे कहते थे, और उसकी एक जिसे कहते हैं कि पहली शक्ल थी। अब कंपनीज एक्ट 2017 के तहत और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम फॉलो करते हैं उनके तहत हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को डेवलप करना होता है। इसका पर्पस क्या होता है, वाई वी डेवलप कैश फ्लो स्टेटमेंट? अगर इसकी पर्पस की बात की जाए, द पर्पस ऑफ and importance of cash flow statement are multiple in the sense that it provides significant information to the user of financial statement of an organization relating to the cash receipt and cash disbursement during the accounting period। यानी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना कैश आपको रिसीव हुआ है उसे हम कहते हैं कैश इनफ्लोज, और जितना कैश पे करें उसे कहते हैं कैश आउटफ्लोज। तो इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को दर्ज किया जाता है। देखा जाता है कैश इनफ्लोज कितने हैं, कैश आउटफ्लोज कितने हैं, और उसकी बेस पे सरप्लस या डेफिशिएंसी ऑफ कैश डिटरमिन की जाती है। और ये एम्प्लॉयज़, ओनर्स, मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने उनको सैलरीज पे करनी है एम्प्लॉयज़ को, आपने अपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, आपकी और बहुत सारे इस तरह के एक्सपेंडिचर है। तो यू नीड टू नो द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये फिर आपको बताएगी कि आप कौन से अपने एक्सपेंडिचर्स को पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसमें डिफरेंट, मिसाल के तौर पे हिस्सा होता है, मसलन नेट अर्निंग का कितना हिस्सा हमने उधार पे दिया हुआ और कितना हिस्सा हमारा कैश में है, कितना हिस्सा कैश हम कलेक्ट कर चुके हैं जिन लोगों को उधार दिया है, उसके बाद कितना कैश हम डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं जैसे यूटिलिटीज, सैलरीज वगैरह, और कितना हम टैक्स और डिविडेंड पे करना है, और नॉन कैश आइटम्स हमारे कितने हैं। कुछ नॉन कैश आइटम्स भी होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, ये इनके बदले में कैश पे हम नहीं करते। अच्छा, जो कैश फ्लोज हैं इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन क्या मतलब कि इनकी दर्जाबंदी की जाती है, इनकी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, क्योंकि एक बिजनेस में बहुत से कैश होते हैं। तो जो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं कैश फ्लोज की, उनमें एक का नाम है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और थर्ड का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के कैश को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, या 3 मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ से वो कैश आ सकता है। ऑपरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मुराद वो एक्टिविटीज़ हैं जो बिज़नेस के कोर ऑपरेशंस हैं, जिन चीज़ों को बेच के या परचेजेस करके वो अपना बिज़नेस चला रहे हैं। तो इसकी बेस पे जो कैश इनफ्लोज होंगे और कैश डिस्बर्समेंट होंगे, उनकी कुछ मिसालें यहाँ पे ये दी हुई हैं। मसलन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लोज कहाँ से आ सकता है? जो बिज़नेस आप कर रहे हो, सबसे ज़्यादा कैश आ सकता है जी कैश फ्रॉम सेल्स और कैश कलेक्टिंग फ्रॉम रेंटिंग सर्विसेज। फिर कैश आ सकता है फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल, जो उधार पे आपने सेल की हो उससे कैश आपको मिल सकता है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह आपने खरीदे हों, उनको बेच के आप कैश रिसीव कर सकते हैं। फिर कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड रेवेन्यू। आप की फ़ीस आपको मिल सकती है, कमीशन या और अदर रेवेन्यू। फिर कैश कलेक्टिव फ्रॉम पीरियोडिक प्रीमियम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, तो जो प्रीमियम होल्डर्स जिन्होंने पॉलिसी कराई है, जो आपको इंश्योरेंस की किस्तें देते हैं जिसे प्रीमियम कहते हैं, उससे कैश आ सकता है। फिर टैक्स रिफंड की सूरत में गवर्नमेंट आपको कैश दे सकती है। रेंटल की सूरत में कैश आ सकता है, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हो, या आपके कस्टमर और एडवांसेस क्लाइंट्स हैं, उनसे आप एडवांस में कुछ अमाउंट ले सकते हैं और बाद में उनको सेल्स कर सकते हैं। तो ये कैश इनफ्लोज के सोर्सेज हैं इन केस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो बिजनेस की कोर ऑपरेशंस होते हैं, जिस काम के लिए बिजनेस एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे कैश आउटफ्लोज कौन कौन से हो सकते हैं? कैश आउटफ्लोज यहाँ से हो सकते हैं जी, कैश पेड ऑन परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। आप इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज परचेज करें, उसके लिए कैश पे कर सकते हैं। कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस काइंड, जैसे मिसाल के तौर पे यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस है या और इस तरह के। फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस के लिए कैश पे किया जा सकता है। देन कैश कैश पेड फॉर परचेज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, फॉर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट एंड लोन। तो ये सारी जो थी ये हैं जी आपकी एग्जांपल के कैश इनफ्लोज हम कहाँ से ले सकते हैं, एंड कैश आउटफ्लोज कैसे हो सकता है फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उन्हें कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि उनके नाम से ज़ाहिर है, ये मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स। उनसे भी कैश आ सकता है और उनके लिए कैश हम पे भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हैं कैश इनफ्लोज की, कैश फ्रॉम सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है फैक्ट्री में लगा हुआ, उसे बेच के डिस्पोज ऑफ करके आप कैश वसूल कर सकते हैं। कैश फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट होते हैं जैसे आपके सीक्रेट फार्मूला है, ब्रांड नेम है। जो नॉन फिजिकल एसेट होते हैं उनको सेल करके। कैश फ्रॉम कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, आपके लॉन्ग टर्म के नोट्स रिसीवेबल हैं, उनको भी आप बेच के आप कैश इनफ्लोज ले सकते हैं। उसके बाद सेलिंग डिस्काउंटिंग ऑफ नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल जो वो आपकी वो अमाउंट होती है जो आपने लोगों को लॉन्ग टर्म उधार दिया होता है। तो जो लॉन्ग टर्म उधार आपने दिया होता है या लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको भी आप बेच के या डिस्काउंट करा के आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जो शेयर्स या डिबेंचर खरीदे हों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप अपनी सेल कर सकते हैं। इक्विटी या डेट के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शेयर्स, सर्टिफिकेट्स और बाकी चीज़ें उनको बेच के कर सकते हैं। और आप कैश कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू से या एडवांसेस से, जो दूसरी पार्टीज को आपने किए हों उनको कलेक्ट करके। आउटफ्लो कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में किन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है? ये हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नया खरीदें, तो या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए कैश पे कर सकते हैं। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हो सकता है, लोन के लिए हो सकता है, आपने लिया और आप वापस कर दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की जैसे डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड, उसके लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी आप पे कर सकते हैं। जो तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिपोर्ट की जाती हैं। जैसे कि उनके नाम से ज़ाहिर है, बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए बिजनेस के जो कैपिटल है वो कहाँ से आएंगे और कहाँ उनकी पेमेंट की जाएगी, उसका कैश इनफ्लोज का हिसाब रखा जाता है। जैसे कैश इश्यूंस फ्रॉम इश्यूंस ऑफ कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक, जब आप कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दें शेयर होल्डर्स को, उसके कैश आ सकता है। कैश फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल आपके सामने आ सकता है। कैश फ्रॉम इश्यूंस ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर आ सकता है। फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक आ सकता है, और ओनर खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो हो सकता है अगर आप ट्रेजरी स्टॉक खरीदें, यानी अपनी कंपनी का स्टॉक खरीद लें। रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड एंड डिबेंचर, बॉन्ड एंड डिबेंचर की मुद्दत खत्म हो जाए तो बॉन्ड होल्डर्स को जो अमाउंट पे करेंगे मैच्योरिटी पीरियड पे, उस पे आउटफ्लो हो सकता है। ओनर्स अपनी कंपनी से पैसा विड्रा कर सकते हैं। फिर पेमेंट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल है और डिविडेंड पे करें तो आपके आउटफ्लो हो सकते हैं। तो ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और हर एक के कैश इनफ्लोज के भी सोर्सेज हैं और आउटफ्लो के भी।
अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बनाई जाती है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 इसको कवर करता है, तो वहाँ पे उसका एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न दिया हुआ है। इसको बनाने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक को हम जिसे कह सकते हैं, और वो दोनों एक तरह की मेथड, एक को डायरेक्ट मेथड हम कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट ये है, सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश इनफ्लोज होते हैं, उनको भी लिख लेते हैं, और कैश आउटफ्लो भी होते हैं, उनको लिख लिया। और जब सारा हिसाब किताब कर लिया तो हम लिख लेते हैं एंड पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इनफ्लो में से आउटफ्लोज माइनस किए। बी पार्ट में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं, टॉप पे हम कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं, उसके बाद कैश आउटफ्लोज लिखते हैं और इनको भी नेट ऑफ कर देते हैं। तीसरा हिस्सा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ भी हम सबसे पहले अपने कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से जो आने हों, फिर कैश आउटफ्लोज लिखते हैं, और उसकी बेस पे नेट इनफ्लोज आ जाते हैं। फिर जब ये नेट आ जाएं, उसके बाद हम नेट कैश लिखते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन तीनों एक्टिविटीज़ का ABC का टोटल कर देते हैं कि इनकी वजह से हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है या गया है। पॉजिटिव फिगर हो तो कैश इनफ्लो होता है, नेगेटिव फिगर हो तो कैश आउटफ्लो होता है। इसमें हम ऐड कर देते हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा हो, और उसके बाद हम बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैलेंस, जो कैश का है ईयर एंड पे। तो इस तरह करके ये बनता है। एक दूसरा मेथड है, उसे इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में इसमें होती बिल्कुल ऐसे ही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बस इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डाटा को एडजस्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स दी होती है उसको लिख लेते हैं, फिर ऐड कर देते हैं नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, एडजस्टेड नेट इनकम आ जाती है। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल में चेंजेस नोट कर देते हैं कि उनमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसको लिख लेते हैं। इस तरह आउटफ्लोज हम देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल में कहाँ पे हमारे कम हो रहे हैं, जो हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं, और उसकी बेस पे नेट कैश हम निकाल लेते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ उसी तरह रिपोर्ट होती हैं, कैश इनफ्लोज लिख लिए और कैश आउटफ्लोज, और इन तीनों का हिसाब करके फिर हम एंड पे कर देते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, तीनों को ऐड अप कर दिया, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, तो ये हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डिफरेंट टाइप का कैश होता है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की। इसमें सिर्फ आपने आइडेंटिफाई ये करना होता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें कुछ होते हैं करंट एसेट आइटम और कुछ होते हैं करंट लाइबिलिटीज़ आइटम। आपने सिंपली ये देखना है कि इनमें डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जब डिक्रीज हो रहे हैं तो अब आपने देखना है इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी बेस पे कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल से मुराद जिन लोगों को आपने उधार दिया था अब वो अमाउंट कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई कैश इनफ्लो मिल गया है, यानी कुछ पैसे उन्होंने आपको दे दिए हैं। अगर इंक्रीज हो रहा हो अकाउंट रिसीवेबल में तो इसका मतलब क्या है कि कैश आउटफ्लो और हो रहा है, और आपका उधार और बढ़ रहा है। इस तरह डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो तो इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री कम हो रही है, यानी आपने बेच दी है, उसका मतलब ये है कैश इनफ्लो हो रहा है। और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कैश आउटफ्लो हो रहा है। आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि क्या इस एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज होने से या उसकी अमाउंट डिक्रीज होने से कैश पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इस तरह डिक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इसका मतलब है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आप बेच रहे हैं तो कैश आ जाएगा, और अगर मैं इसकी इंक्रीज़ की बात करूं तो इस सूरत में कैश आउटफ्लो होएगा। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अगर प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज़ हो रहे हो यानी आपने पहले से जो पे किए हुए हैं उनमें कमी हो रही हो तो कैश इनफ्लो है, इंक्रीज़ हो रहा हो तो आउटफ्लो है। इस तरह शॉर्ट टर्म एडवांसेस डिक्रीज़ हो रहे हों तो इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, और अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हो तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो जा रहा है। इस तरह करंट लाइबिलिटीज़ के आइटम को देख लें, अब ये इसके रिवर्स चलेंगे। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को और जो है उधार दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें अगर इंक्रीज आ रहा है तो कैश इनफ्लो आ रहा है। अगर डिक्रीज इन इन अकाउंट्स पेएबल में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि हमने लोगों को जो पेमेंट करनी है, यानी हमने जिनसे उधार दिया हुआ है उसमें अगर ये कमी आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने उधार सेटल कर दिया और कैश आउटफ्लो हो रहा है। इस तरह इंक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंसेस है, इसका मतलब क्या है कि अगर अक्रूड एक्सपेंसेस यानी हमने हमारे जो जिम्मे जो पेएबल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हों तो इसका मतलब ये है कि कैश इनफ्लोज आए हैं। अगर ये इनमें कमी हो रही हो तो कैश आउटफ्लो आया है। इस तरह हर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का दिया हुआ, इसे आप देख लें।
इस तरह कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्रीज हो रहा हो तो आप देखें कि कैश आउट फ्लो हो रहा है। देखें, आपने सिंपली ये सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना बाकी जो ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, आपने सिर्फ उसका इम्पैक्ट नोट करना है, कैश पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैश आउट फ्लो हो रहा है या इनफ्लो आ रहा है, सिर्फ आपने आपने ये नोट करना है। तो इस तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं और अपने पास नोट कर लें। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, कॉमन एंड प्रॉफिट स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने लोगों को और शेयर इशू किए हैं तो कैश इनफ्लो होगा। अगर प्रीमियम आया तो फिर भी कैश इनफ्लो है, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो आउटफ्लोज हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं जैसे तो आउटफ्लो है। अच्छा, अब कैश बैलेंसेस को हम इसके मुताबिक प्रूव कर देते हैं। अच्छा, अब इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का डाटा दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का। ये उनकी सेल्स हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, पूरी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, इनकम टैक्स लेस है और नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस है। और ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट 2 साल की है, 2019 की भी है डाटा है और 2020 का भी डाटा है। दोनों सालों का डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपने इन दो स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है डायरेक्ट मेथड के तहत। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? उसके तहत हम सबसे पहले ए में लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले हम कैश इनफ्लोज लिखते हैं। कैश इनफ्लोज कहाँ से आ सकते हैं? कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, सेल से आ सकते हैं जी। अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स का आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आप टोटल सेल्स की फिगर देखेंगे वो कितनी है। तो जो टोटल सेल्स की फिगर है वो आपको बताएगी। ये टोटल सेल्स की फिगर है 1 मिलियन की, इसे आपने लिख दिया। अब 1 मिलियन की ये आपने फिगर लिखी, ये टोटल सेल्स की, उसमें ऐड आप कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसको आपने ऐड कर देना, अकाउंट रिसीवेबल वो लोग जिन्होंने हमसे उधार दिया हुआ है। ये कहाँ पे होगा? ये करंट एसेट में दिया होगा, एसेट के अंदर। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस से मुराद ये है कि 2019 का जो बैलेंस है 5 लाख, इसको हमने इसमें ऐड अप कर दिया, 5 लाख का। तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ गई 15 लाख। अब 1 लाख की हमने 1 मिलियन की सेल की, 5 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस है, 15 लाख। इसमें क्लोजिंग बैलेंस लेस कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस मुराद अकाउंट रिसीवेबल, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे उधार पे चीज़ें ली हुई हैं। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस लेस कर दिया। अब पीछे जो अमाउंट आया वो हमारी वो अमाउंट है जो कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स है, 9,80,000। तो हम 9,80,000 को यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब हम कैश आउटफ्लोज का अपना हिसाब करते हैं, और जितने कैश आउटफ्लोज हमारे होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो आप देखें। कैश डिसबर्स फॉर परचेजेस, परचेजेस के लिए कितना कैश डिसबर्स किया है उसका कैसे पता चलेगा? हमें सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखनी पड़ेगी। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीछे दी हुई है, उसमें ऐड करेंगे ओप क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 770 की है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से मुराद कौन सी इन्वेंट्री होती है? ये इन्वेंट्री जो है करंट एसेट में दी हुई, इसका ये क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस से मुराद जो 2020 का बैलेंस है जिस पे स्टेटमेंट क्लोज हो रही है, ये वो इसमें ऐड अप किया। और फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल लेस, इसमें ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का कर दिया 750। तो ये आ गई कास्ट ऑफ परचेजेस। कास्ट ऑफ परचेजेस में हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट पेएबल, यानी ये वो लोग हैं जिनसे हमने परचेजेस की थी, हमारा उधार अभी पेंडिंग था। टोटल ड्यूज फॉर परचेजेस ये हैं, लेस कर देंगे इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेएबल। तो ये अमाउंट आ जाएगी पेमेंट फॉर परचेजेस जो हमने एक्चुअली की है परचेजेस के लिए। तो इसको हम नेगेटिव फिगर में शो कर देंगे। ये वो है जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है। फिर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस को अगर आप देख लें, उसमें डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देंगे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 2 लाख के है तो 1 लाख की डेप्रिसिएशन है। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड इन कैश 1 लाख के हैं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 50,000 है, उसका इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर देंगे। अब आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो आइटम देखने हैं और देखने हैं कि अब मिसाल के तौर पे ये अदर एक्सपेंस इंटरेस्ट दिया हुआ है 50,000 का। अब यहाँ पे आप देख लें, जो आपकी बैलेंस शीट है उसके अंदर इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है 10,000 का ओपनिंग बैलेंस और 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को इसमें ऐड अप करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 50,000 का, ओपनिंग बैलेंस ऐड और लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए जो 40,000 की पेमेंट हुई। पर टैक्स एक्सपेंस की बात करेंगे, 40,000 का ओपनिंग बैलेंस है, लेस करेंगे जो टैक्स पेबल है हमारा 10,000, तो ये पेमेंट फॉर टैक्स आ गई 30,000। तो ये
इस ये जो पेमेंट्स हैं या आउटफ्लोज हैं इनको नेगेटिव फिगर में लिखते हैं। ये ऊपर 980 का इनफ्लोज हैं, नीचे सारे आउटफ्लो हैं, इनको नेट ऑफ किया तो ये आ गया 165 का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज 1,65,000। अब हम चलेंगे जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें कैश इनफ्लोज हमें कहाँ से आ सकते हैं और कैश आउटफ्लोज कहाँ से। अच्छा, बाद दफ़ा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश इनफ्लो हमें नहीं आते, तो अगर किसी से नहीं आए तो इसको नील लिख देना है। कैश आउटफ्लोज कौन से हैं? क्लोजिंग नेट बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो ये है। उसमें डेप्रिसिएशन ऐड की, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने कर दिया, तो ये हमारे पास एक 50 आ गया। ये वो नेट अमाउंट है जो हम जो कैश आउटफ्लो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है। इस तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की मिसाल ने, तो इसमें कैश इनफ्लोज कहाँ से सकते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वो लिख लिया जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, और कैश कलेक्ट फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स 25,000 का ये है। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ का हम आपस में टोटल कर देंगे, तो कैश आउटफ्लो इसका कौन कौन सा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड करेंगे, नेट इनकम फॉर द करंट ईयर, टोटल बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर देंगे। फिर इसके अलावा को अगर हमने डिविडेंड पे किया तो उसको लेस किया, तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5,000 का नेगेटिव है। अब इसमें क्या करेंगे? नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 10,000 वो ऐड अप कर देंगे, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस जो कैश का पड़ा हुआ था, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया कैश का जो इससे पहले था 60,000। अच्छा, उसकी बेस पे अब ये एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश था वो 1,65,000 पॉजिटिव था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमारा जो ओवरऑल कैश जो हुआ वो 1,50,000 नेगेटिव था, तो यानी 15,000 का कैश का बैलेंस पॉजिटिव रहा सिर्फ। और उसके बाद भी जब हमने हिसाब लगाया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, तो उसमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 5,000 था, ये भी नेगेटिव है। तो उसको हमने जो पीछे 15,000 20,000 था, 15,000 में से 5 ये भी माइनस हो गया, तो नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर ए प्लस बी प्लस सी करके तो ये 10,000 आ गया। फिर बैलेंस शीट में से कैश का ओपनिंग बैलेंस देखेंगे जो ऊपर दी हुई है, तो ये 50,000 है, और ये ओवरऑल हमारे पास आ गया कैश का क्लोजिंग बैलेंस 60,000। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड भी एक मेथड है जिससे आप इसको कर सकते हैं। कैश उसमें आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसे ही लिखना है, नेट इनकम लिखें जो इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक है जो ऊपर दी हुई है, उसमें ऐड कर दें नॉन कैश आइटम्स, जैसे डेप्रिसिएशन है वो ऐड हो गई। फिर एडजस्टेड आपने नेट इनकम लिख ली, फिर आपने वर्किंग कैपिटल के आइटम्स देखने हैं, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। ये उस मेथड से थोड़ा आसान मेथड है। इसमें आपने देख लेना इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, कैश इनफ्लोज की सूरत में अकाउंट्स पेएबल में इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें कैश इनफ्लो हुआ है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेएबल, तो उसकी बेस पे भी हम इसको कह देंगे कि ये हमें इनफ्लोज मिले हैं। आउटफ्लोज की बात करें तो इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल 20,000 का हमारा ये आउटफ्लो है, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री ये भी हमारा 770 से हम माइनस करके 750, तो 20,000 का ये हमारा आउटफ्लो है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ड्यूटीज ये 165 है। अमाउंट या फिगर वही आएगी जो पहले आई है, बस मेथड चेंज है यहाँ पे। डाटा उसी क्वेश्चन का यूज़ हो रहा है जो पहले था। इस तरह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कैश इनफ्लो कोई नहीं है, आउटफ्लो का अलबत्ता दर्ज कर दिया और उसमें पीरियडिक डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, तो ये नेट कैश आउटफ्लो है। इस तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का भी हिसाब करके तो अमाउंट हमारी वही आ जाती है, नेट कैश ड्यूरिंग द ईयर वही 10,000 है। तीनों एक्टिविटीज़ से इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग से कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो इस तरह करके आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और कुछ सॉल्व प्रॉब्लम दिए हुए हैं उसको एक दफ़ा आप कर लीजिएगा। तो याद रहे कि आपको जो डाटा दिया जाएगा वो इनकम स्टेटमेंट का भी दिया जाएगा और बैलेंस शीट का भी दिया जाएगा, या नीचे आपको इस तरह करके एडजस्टमेंट्स दी जा सकती हैं, तो आपने सिंपली उनका कैश इम्पैक्ट नोट करना है कि इनके बढ़ने या कम होने की वजह से कैश पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं जो कि जी है जी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से, जो आपका लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का।
तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हाउ टू एनालाइज इट, अब हमारे सामने ये डेट दी हूँ तो इनको कैसे एनालिसिस करके इनमें से कैसे हमने देखना है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में कमी हो रही है, बेहतरी हो रही है। तो एनालिसिस की जो बेसिक्स होती है, इस एनालिसिस का मतलब होता है कि आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक खास पीरियड के दौरान उसको चेक करते हैं, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज आइटम्स का चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी क्या पैटर्न बन रहा है, क्या इसकी बेस पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो रही है या खराब हो रही है। सो व्हाट आर द पर्पसेज ऑफ एनालिसिस? द पर्पसेज ऑफ एनालिसिस आर सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट इन्वॉल्व स्पेसिफिक फील्ड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें हमारा ये होता है कि जो मेजर चेंजेस आ रही हैं ड्यू टू द चेंज इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसको देखा जाए। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं, कंपनी की लिक्विडिटी यानी कैश पोजीशन में, ओवरऑल कंपनी की एफिशिएंसी क्या है, प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आगे मैं आपको पैटर्न बताता हूँ और कुछ फार्मूले यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब एनालिसिस करने के तीन टूल्स हैं। एक को कहते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस। हॉरिजेंटल एनालिसिस में कंपनियां अपनी परफॉर्मेंस का यानी फाइनेंशियल कंडीशन का एक पीरियड से दूसरे पीरियड का मुआवजा करती है, यानी 2025 है तो 25 के डाटा का 2024 के डाटा से मुआवजा किया जाएगा और देखा जाएगा क्या हम पहले की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका है वो है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक बेस स्पेसिफाई कर देते हैं सेम पीरियड की, और उसकी बेस पे देखते हैं कि परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की क्या चेंज हो रही है, बेहतर हो रही है या नहीं हो रही, और आगे चल के डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और तीसरा तरीका है एनालिसिस का रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी के की आइटम्स जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है या और इस तरह की चीज़ें हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। ये जो ऊपर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एनालिसिस दिया हुआ है इसे कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं, ताकि और परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर हॉरिजेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो हॉरिजेंटल एनालिसिस में ये होता है कि हम कंपनी का जो डाटा हमारे सामने दिया होता है उसको इस तरह एनालाइज करते हैं, अमूमन 2 साल का डाटा होता है या ज़्यादा सालों का, तो उसकी बेस पे हम एनालिसिस करके मालूम करते हैं कि चेंज कितनी हुई है। मसलन एक सेल की फिगर है एक कंपनी की, 2020 में 216 मिलियन है और 2019 में 180 मिलियन है। अब हम कहते हैं कि इसमें चेंज कितना हुआ है, तो सेल चेंज हुई है 36 मिलियन से, ये सेल बढ़ गई है। तो परसेंटेज में कितनी चेंज है, हम 36 को डिवाइड कर देते हैं 180 से, मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देते हैं, तो इसकी 20% सेल चेंज हुई है। ठीक है ना। इस तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इस साल कितनी थी, पिछले साल कितनी है, जो चेंज हुई उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो सिंपली यहाँ पे परसेंटेजेस निकाल के हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये टेबल की सूरत में दिया हुआ है, 19 और 20 का डाटा है, सेल रेवेन्यू का, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो हम डिफरेंस नोट कर लेते हैं कि दोनों सालों का डिफरेंस क्या है। जो डिफरेंस आए उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। यानी 36 है, 36 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 की बेस पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है वो इस पैटर्न पे हम करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे बैलेंस शीट है, उसके अंदर करंट एसेट है, कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, डाटा आपको 2 सालों का दिया हुआ है, 19 का भी डाटा दिया हुआ है, 20 का भी डाटा दिया हुआ है। आप सिंपली देख लेते हैं इनकी इंक्रीज डिक्रीज की क्या अमाउंट है, और उसकी बेस पे आप परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कैश जो है पिछले साल की निस्बत 25% बढ़ गया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 20% बढ़ी है, अकाउंट रिसीवेबल ये बढ़ी हैं। तो ये कैसे हमने मालूम किया, इन दोनों का डिफरेंस मालूम किया। मिसाल के तौर पे 12 और 15 का वो आया 3, तो 3 को डिवाइड कर दिया, 2019 की जो फिगर्स हैं उनसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। अच्छा, अब जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, जो 2 सालों का डाटा दिया हुआ होता है और उसकी बेस पे हम उसका एनालिसिस कर देते हैं। मसलन एक ये कंपनी है अर्शद ट्रेडिंग कंपनी, इसका डाटा आपको 2019 और 20 का दिया हुआ है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब आपने क्या करना है, चेंज मालूम करें कि इनमें चेंज कितनी हुई है। चेंज क्या है, 19 और 20 का जो डिफरेंस है वही चेंज है। तो उसको चेंज को आप नोट करते जाएं। सारी जब चेंज आप निकाल लें उसके बाद इसकी परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज कैसे निकालनी है, जैसे ये सेल रेवेन्यू है ना, सबसे पहले 2019 का 180 था, 20 में 216 हुआ, 36 की चेंज हुई, तो 36 डिवाइडेड बाय 2019 की जो बेस है एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी बेस पे ये आप हर एक की परसेंटेज आ गई। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब आपके सामने जो 2 साल का डाटा हो आप देख सकते हैं कि पिछले साल की निस्बत हमारे सेलिंग एक्सपेंस इस साल 20%
बढ़े हैं, हमारे एडमिन एक्सपेंस 16% बढ़े हैं, हमारे टोटल एक्सपेंसेस 19% बढ़े हैं, हमारी ऑपरेटिंग इनकम 30% बढ़ी है, इनकम टैक्स 25% बढ़ा है, और ओवरऑल हमारी नेट इनकम 33% बढ़ी है। तो ये एनालिसिस के लिए ये टूल्स होते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिसिस के दौरान आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस में क्या तब्दीली आई है। इस तरह बैलेंस शीट का भी इसी तरह हो सकता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट का था ऊपर, आप बैलेंस शीट आपको 2 सालों की दी हो, ये एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद नीचे लायबिलिटीज दी हुई हैं, उसके बाद नीचे स्टॉक दिया हुआ है, ये 2 साल का डाटा है, आप डिफरेंस मालूम कर देते हैं, ठीक है ना। 2020 में से 2019 का डाटा माइनस करते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा। मसलन 2020 में हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 मिलियन के हैं और पिछले साल 5 मिलियन के थे, तो इसमें -3 की चेंज आई है। तो जो नेगेटिव चेंजेस हैं उनको पेरेंथेसिस में लिखते जाएं, चेंज मालूम कर लें। उसके बाद जी आप क्या करें, इसकी परसेंटेज निकाल लें। ये 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 2019 के डाटा से डिवाइड करते जाना है जो जो चेंज की अमाउंट है, तो आपको ये परसेंटेज में पता चलता जाएगा। मसलन आपको पता चल रहा है कि करंट एसेट हमारे पिछले साल के में जैसे कैश है वो 25% बढ़ा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 20% बढ़ी हैं, तो हर एक की चेंज आपको पता चलती जाएगी। अच्छा, दूसरे जो आप ट्रेंड भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में मालूम कर सकते हैं कि हमारे ट्रेंड क्या चल रहे हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे सेल्स हैं आपकी हर साल की दी हुई, तो आप एक साल की सेल को बेस बना लें। मसलन 2016 की सेल 40 मिलियन की है, इसको आप 100% काट देते हैं। अब आप इसकी बेस पे अगले साल की परसेंटेज मालूम करते हैं, ये आ गई 50, तो आप 50 जो इसकी निस्बत ये 50 बढ़िया, इसको आप 100 फ़र्ज कर देते हैं 100%, और इसका आप मालूम कर देते हैं 50 ओवर, आप लास्ट ईयर की सेल कर देते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 125% इसकी परसेंटेज है। तो आप इस तरह ट्रेंड एनालिसिस भी सेल का मालूम कर सकते हैं, या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ट्रेंड एनालिसिस से मुराद ये कि हर साल अगर एक पहले साल की 2016 की सेल या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेस बना लें, तो बाकियों में उस साल की निस्बत कितनी चेंजेस आ रही हैं, तो उस साल की जो निस्बत चेंजेस हैं वो आगे आप मालूम कर सकते हैं। इस तरह वर्टिकल एनालिसिस होता है, यह भी एक टूल है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक बेस अमाउंट से मालूम किया जाता है। एक आप बेस तय कर देते हैं कि ये बेस है, उस बेस की बेस पे आप सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। मैं आगे एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक कंपनी का डाटा है और कॉमन साइज वर्टिकल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, ये कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हम क्या कहते हैं, हम सेल रेवेन्यू को देख लेते हैं। सेल रेवेन्यू की फिगर है 1800, ठीक है। अब इस 1800 की फिगर को हम फर्ज कर देते हैं कि ये बेस है हमारी 100%, ये है जो बेस रखनी है उसे 100% रखना है। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके कितने परसेंटेज है, ठीक है, तो इसकी बेस पे हम मालूम कर देंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या कि 120 है, 120 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 1800, जो भी बेस रखें उससे डिवाइड करते जाएं मल्टीप्लाई बाय 100, तो 66.6% ये हमारी परसेंटेज आ गई। इस तरह ग्रॉस इनकम जो है वो सेल का कितना परसेंट है, वो 33% है। कैसे पता चला, 60 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह जितने भी आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं उन सब के लिए हमने बेस रखी है सेल, तो सबको सेल पे डिवाइड करते जाना। जितना भी डाटा यहाँ पे है, ये एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, तो उसको सेल पे डिवाइड करते जाना है। ये कॉमन बेस के हिसाब से आपको पता चलता जाएगा कि अगर सेल 100% हो तो बाकी चीज़ें उसके कितने परसेंट हैं। मसलन टोटल एक्सपेंस सेल का 11% है, ऑपरेटिंग इनकम उसकी 21% है। तो इस तरह एक चीज़ को आप बेस रख लें और बाकी चीज़ों को उससे डिवाइड करते जाएं। ये 19 का डाटा भी है और 20 का डाटा भी इस तरह आप रख सकते हैं। तो जो कॉमन साइज वर्टिकल स्टेटमेंट होती हैं 19 की 20 की, वो फिर शो करती हैं कि पिछले साल 2019 में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल का 66% थी और इस साल 64% है, जिसका मतलब है कि इसमें बेहतरी आ रही है। अच्छा, इस तरह बैलेंस शीट का भी आप कॉमन साइज एनालिसिस कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, आप टोटल सेल्स को, टोटल एसेट्स को 100 तय कर दें। टोटल एसेट्स जो हैं, टोटल एसेट हैं इस कंपनी के 178, 178 2019 के डाटा में आपको टोटल एसेट है। अब जिस चीज़ की भी इसकी परसेंटेज मालूम करनी है, मसलन 12 है कैश, तो 12
डिवाइडेड बाय ये 178 जो टोटल एसेट हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको परसेंटेज पता चलेगी कि कैश जो है वो एसेट का कितने परसेंट है, 6%। इस तरह मार्केटेबल सिक्योरिटी 5% है। अकाउंट रिसीवेबल 50 डिवाइडेड बाय 178 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 28% है। तो इस तरह सबकी परसेंटेज हमने एक को बेस रख के मालूम कर दी, और यहाँ पे बेस होगा टोटल एसेट्स। तो इसकी बेस पे हमने मालूम कर दिया कि मसलन ये व्हीकल्स हैं, ये एसेट का कितने परसेंट है, 4.94%। इस तरह 19 के डाटे में मालूम कर दी, और 20 के डाटे में भी सेम वर्किंग कर दी। तो ये जो वर्टिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप वर्टिकली अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। आप एक को बेस तय कर देते हैं, और उसकी बेस पे आप मालूम करते जाते हैं। इस तरह जब करंट लायबिलिटी और इनको ही मालूम करना है, तो यहाँ भी आप टोटल इक्विटी को बेस रख सकते हैं, और उसकी बेस पे टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी को बेस रख के आप हर एक की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। नीचे कैलकुलेशंस वगैरह इसकी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह करके आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस करना है। लास्ट आइटम इस यूनिट का है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आगे तफसील में भी आपको पढ़ाया जाएगा। इस पे हम डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी की हो सकती हैं और लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज क्या करती है, जैसे एक रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाटा आपको दिया होगा, फार्मूला उसका होगा नेट सेल्स अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट सेल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपकी आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बताएगी कि कंपनी जो है उसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल के कितने परसेंट है, वो 33% है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डाटा आपको दिया गया होगा 2019 का भी और 20 का भी। इस तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन की रेशो है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन से मुराद ये है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन सेल के कितने परसेंट है। तो इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन की रेशो आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसकी बेस पे आप इसे मालूम कर सकते हैं। इस तरह ऑपरेटिंग इनकम है, इनकम रेशो उसकी फार्मूला होगा ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अच्छा, ये ऊपर नेट प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो भी है नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसकी बेस पे आप मालूम कर सकते हैं। रिटर्न ऑन टोटल एसेट की रेशो है, तो इसका भी एक फार्मूला होगा। फार्मूला ये है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2019 के एवरेज टोटल एसेट मालूम कर देंगे। नेट इनकम 27 की है, टोटल एसेट 178 के मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15% इसका आंसर आ जाएगा। तो इन रेशोज को मालूम करने का फ़ायदा ये होता है कि 2019 में रिटर्न ऑन टोटल एसेट 15.16% था। 2020 में ये 17.64% हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये पहले से बढ़ रहा है, ये कम हुआ है तो यहाँ में बढ़ रहा है। इस तरह रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स है। तो ये जो जितने भी रेशियो एनालिसिस हैं, यहाँ पे फार्मूले आपको आने चाहिए। तो टोटल एसेट्स पे कितना रिटर्न है, तो रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट का फार्मूला है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। उसकी बेस पे आप मालूम कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह ऑपरेटिंग एसेट्स की टर्नओवर आप मालूम कर सकते हैं। टर्नओवर से मुराद ये है कि ऑपरेटिंग एसेट कितने बेहतर यूज़ में हैं सेल्स को जनरेट करने में। तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और जो आंसर आएगा उसका मतलब होता है टाइम्स। ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब है टाइम्स कि इतने बेहतर ये इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेशो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी मल्टीप्लाई प्लस लॉन्ग टर्म लोन मल्टीप्लाई बाय 100। कि हमारी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट पे उस पे क्या हमारा इनकम आई है। तो इस 2019 में 21% है और 20 में 26% है। तो रेशियो एनालिसिस के लिए आपको ये सारे फार्मूले आने चाहिए। इस तरह अर्निंग पर शेयर का फार्मूला है, एक शेयर के बदले में कितनी अर्निंग है, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। नेट इनकम लिखेंगे और देखेंगे कि हमारे कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग कितना है, तो उसकी बेस पे हम मालूम कर देंगे। फिर डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के बदले में कितना डिविडेंड है, तो यहाँ पे फार्मूला है प्रपोज डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक। तो जितने फार्मूले रेशियो एनालिसिस में आ रहे हैं, इनको अपने पास रख लें। उसकी बेस पे हम फिर आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये फार्मूले आपको ज़बान नहीं आने चाहिए। इस तरह डिविडेंड यील्ड रेशियो है, फार्मूला है डिविडेंड पर कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर कॉमन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, बाद रेशियोज हमारी जो होती हैं वो आप कह सकते हैं परसेंटेजेस में है, मोस्टली परसेंटेजेस में है। जो परसेंटेज में नहीं होती उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। इस तरह प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है, इसका फार्मूला है मार्केट प्राइस पर कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। के मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारी अर्निंग क्या है वो ये डिपेक्ट करती है।
तो यहाँ पे डाटा दिया इस तरह कुछ। लिक्विडिटी की रेशियोज हैं। लिक्विडिटी की रेशियोज आपको बताती है कि कंपनी के पास कैश कितनी पोजीशन कितनी है अपने डेट्स पे वर्क करने के लिए। तो करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल मालूम किया जाता है। करंट रेशो का फार्मूला जो है वो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल करंट एसेट लिखेंगे डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह एसिड टेस्ट रेशो एक होती है, इसे क्विक रेशो भी कहते हैं। और ये भी लिक्विडिटी को चेक करने के लिए होती है। लिक्विडिटी की कंपनी के पास कैश पोजीशन क्या होगी अपने करंट लाइबिलिटीज पे करने के बाद। तो लिक्विड करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100। लिक्विड करंट एसेट कौन से होते हैं? जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनमें कैश शामिल है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल, तो इनका टोटल करेंगे। और इस तरह करंट लाइबिलिटीज भी दी हुई हैं। फिर एक प्योर कैश रेशो होती है। कैश रेशो से मुराद कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो फौरी तौर पे अभी सेल हो जाए, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अगर बैंक बैलेंस दिया हो तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि बैंक भी आपकी करंट अमाउंट आपके पास मौजूद होती है। फिर आपकी होती हैं जी डेज सेल्स एंड रिसीवेबल्स, और कुछ आपकी एफिशिएंसी रेशियोज होती हैं। डेज सेल एंड रिसीवेबल का फार्मूला है एवरेज ग्रॉस अमाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 30। तो इसका मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी आप अपने सेल्स को कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये डेज की सूरत में आपको आंसर आ जाता है। फिर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होती है कि कितनी जल्दी आप सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, आप ग्रॉस रिसीवेबल, आप कितनी जल्दी जो है अपनी सेल्स को आप कलेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम योर रिसीवेबल्स। इस तरह डेज सेल इन्वेंट्री, कितने दिन आपको लगते हैं इन्वेंट्री सेल करने में। एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कास्ट ऑफ सोल्ड सोल्ड, और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड करना है 365 डेज से। तो इस तरह करके इस यूनिट में फार्मूले दिए हुए हैं, इनको आपने फार्मूलों को अपने पास लिख लेना है और उसकी बेस पे आपने इंटरप्रिटेशन कर देनी है। डाटा आपके पास क्वेश्चन का अवेलेबल होगा। इस तरह डेट टू इक्विटी रेशो है, इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डिवाइड डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो आपको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में डेट कितना है। डेट टू इक्विटी, डेट हमारे बिजनेस में फर्ज करें आंसर आता है 18.87% डेट है और बाकी इक्विटी है। तो इस तरह करके आप ये मालूम कर सकते हैं, और आप इसका एक ट्रेंड देख सकते हैं कि 2019 और 20 के डाटा की बेस पे क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या पहले से चीज़ें बेहतर हो रही है कि नहीं। ये जितने रेशोज़ के फार्मूले हैं ये एक जगह इकट्ठे यहाँ पे दिए हुए हैं। इन फार्मूलों को अपने पास लिख लें ताकि आप इन डाटा को अच्छी तरह एनालाइज कर पाएँ। ये फार्मूले आपको ज़बानी याद होने चाहिए जब आप ये एनालिसिस करने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट 8 और 9 थे। आप कोर्स आपका कंप्लीट है। आपने इन चीज़ों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद आप इनको अच्छी तरह समझ पाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान आप इन फार्मूलों को लिखें, कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएं, या बाकी जो बैलेंस शीट है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएं, और ख़ुद से लिख के इसको सॉल्व करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाएँ। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप इन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।